अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पासबान तालीम की इस हॉट सोल्यूशन सीरीज में आपका वेलकम है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस साल पासबान तालीम की बुकलेट में क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ वीडियो सोल्यूशन जो भी आपको दिए हैं, जिससे आप देखकर समझ पाएंगे कि कौन सा स्टेप कैसे आया है और उसके पीछे कौन सी कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है, और हर स्टेप के बारे में पूरी कंप्लीट थियरी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मार्च 2020 का पहला क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। आइए देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, PQ is a line segment intersecting AB at point P and AC at Q such that segment PQ is parallel to segment BC। जिस तरह से हमको कंडीशन दी गई है उस बेसिस पर अगर हम फिगर बना लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, इस तरह से हमने ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल बना के हम एक लाइन जो है आपके लिए ड्रॉ करके आपको बताते हैं। देखिए, ये लाइन है। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ट्राइंगल ABC हमने बना दिया और एक लाइन है जिसने AB को पॉइंट P पर और AC को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर दिया है ना। आगे बोलता है इफ PQ डिवाइड्स ABC इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी बड़ा जो ट्राइंगल है ABC, इसको दो इक्वल पार्ट में इस लाइन PQ ने डिवाइड कर दिया है। तो हमें कहता है कि फाइंड BP अपॉन AB, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन पॉइंट्स है कि इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC, दैट इज A डैश P डैश B, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं, एंड A डैश Q डैश C। ठीक है, और जिस तरह से आपको बताया गया है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी ऊपर वाला जो ट्राइंगल होगा इसका एरिया, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कलर करके, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया जो है ना इक्वल होगा जो हमने नीचे, आप एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है देखो BPCQ, इसका एरिया इक्वल होगा। हम आपको कलर करके बता रहे हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCQ, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट PQ ने इस बड़े ट्राइंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी दोनों के एरिया इक्वल होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल APQ, इसको APQ, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों सिमिलर है या नहीं ये चेक करेंगे। तो किसी भी दो ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है अगर हमको, तो हम दो पेयर ऑफ एंगल लिखते हैं। तो देखो, दोनों में एंगल A कॉमन आ रहा है, तो मैं पहले लिख दूंगा एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, या लिखेंगे कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम बताएंगे, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखिए एंगल P और एंगल B। तो छोटे ट्राइंगल में एंगल P का नाम लेंगे तो APQ कॉन्ग्रुएंट टू, बड़े ट्राइंगल में B का नाम लेंगे ABC, इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल हम क्यों लिख रहे हैं। 9th क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, ये दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल कट होता है तो वहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल यूज होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया। यहाँ पर भी देखो PQ और BC दो पैरेलल लाइन है और AB जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एंगल P और एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल हमने लिखा। ठीक है, जब दो पेयर ऑफ एंगल हमारे हो जाते हैं तो थर्ड पॉइंट में हम ट्राइंगल का नाम लिखते हैं APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और कौन सा टेस्ट से हो जाएगा,
यहाँ पर टेस्ट होगा ए टेस्ट, क्योंकि दो हमने एंगल लिखे इसलिए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी इस तरह से हम लिखेंगे। अब ये दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हो गए हैं तो हम इसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या होता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक है। तो किसी भी दो ट्रायंगल की जब एरिया का हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हैं तो उसके साइड्स का स्क्वायर भी लगा के उसको प्रोपोर्शन में रखते हैं। तो इस ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल ABC का साइड AB और ट्रायंगल APQ का साइड AP, इन दोनों का स्क्वायर का प्रोपोर्शन हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको स्टेटमेंट आप जो है बड़ा वाला 1 दे सकते हैं क्योंकि ये यूज होगा, ठीक है। ये बड़ा स्टेटमेंट 1 है। अब आगे देखिए आप, हमने जैसे बताया था कि भाई एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है APQ, इसका एरिया इक्वल है किसके एरिया से, क्वाड्रिलेटरल PBCQ से, हमने ये बताया था। यानी दोनों का प्रोपोर्शन भी जो है ना एक होगा, है कि नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इसका प्रोपोर्शन हम चेक करते हैं इस तरह से, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCQ, इसके अपॉन में अगर हम यहाँ ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, एक तरह से रेशो है एक क्वाड्रिलेटरल का एक ट्रायंगल के साथ में, दोनों की एरिया प्रोपोर्शन में, तो उनका जो रेशो होगा दोनों इक्वल है, इसलिए यानी 1/1 होगा, 1/1 जिसको कहते हैं ना 1/1। अब मैं यहाँ पर दोनों साइड में अगर 1 ऐड करता हूँ तो 1/1 + 1 ऐड कर दिया मैंने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। यहाँ पर भी मैं 1 ऐड करता हूँ मैं, तो देखो जब 1 से 1 ऐड करेंगे किसी फ्रैक्शन में तो 1 + 1 = 1/1। यहाँ पर भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCQ प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इस तरह से, और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ भी रहेगा। तो देखो ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ये है ना। और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल BPCQ और ऊपर वाला ट्रायंगल APQ, यानी पूरा ट्रायंगल ABC हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है वो 2:1 यानी 2/1 हमारा आ गया है। अब ये जो हमारे को वैल्यू मिला है ये वाला, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 में यूज करेंगे, है ना। तो इस स्टेटमेंट नंबर 1 में हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू, उसका एरिया का प्रोपोर्शन क्या गया है 2/1 हो गया, लेकिन राइट साइड में क्या था इनका AB² अपॉन AP² था, इनके साइड्स का स्क्वायर भी था। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चले जाएगा, तो 2/1 ये रूट में चले जाएगा, और AB अपॉन AP इस पे से स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 पे तो रूट का कोई असर होगा नहीं, तो √2/1 इक्वल टू AB अपॉन AP इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से आपको √2AP इज इक्वल टू AB1 AB, यानी AB की आपको ये वैल्यू मिल गई है, एक तरह से AB की ये वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हमको BP के अपॉन में AB लाना है, यानी BP की वैल्यू हमको चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पूरे AB में से AP का जो वैल्यू है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमको BP की वैल्यू मिल जाएगी, यानी क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स है ना वो, तो मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पे। तो हम ये बताएंगे कि A'(P') यानी पूरा जो AB है वो AP प्लस PB से मिलकर बना है, PB या फिर BP कुछ भी लिखिए आप यहाँ पर, है ना, PB या फिर BP।
तो AP तो आपका कितना है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। AB की आपका क्या है, √2 है आपका एक तरह से, है ना, प्लस BP आप यहाँ लिखेंगे। तो देखो √2 के माइनस में 1 को भेज दो तो ये BP की वैल्यू हो गई, है क्या नहीं। तो यहाँ पर जो है हम BP की वैल्यू हमको मालूम हो चुकी है, √2 - 1। तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में बोला है कि BP अपॉन AB का वैल्यू निकालना है, तो BP का वैल्यू क्या आ गया, √2 - 1, और AB का वैल्यू क्या है आपके पास, √2 है ना, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाती है। यही आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था। देखिए किस तरह से हमने सॉल्व किया एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। पहले तो दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ किए, फिर उसका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, और देन फिर जो है हमने यहाँ पर वैल्यूज जो इसकी पुटअप की। इसमें एक ऑपरेशन किया हमने, 1 को ऐड किया, यानी एक तरह से हम इसे कहेंगे कंपोनेंडो, जो रेशियो प्रोपोर्शन में क्लास 9th में चैप्टर 4 में हमने यूज़ किया था, वो हमने यहाँ पर रीयूज़ किया है। और उस बेसिस पर जो है ना हमको ट्राइंगल के एरियाज का प्रोपोर्शन हमको मिल गया है। देन फिर हमको जो है ना जो साइड्स का प्रोपोर्शन चाहिए था वो हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो है यही सोल्यूशन जो है ना आपकी बुकलेट में भी दिया गया है, जहाँ से आप देखकर स्टेप को वेरीफाई कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा स्टेप कैसे आया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्टिव बेस है। क्या है, कंस्ट्रक्टिव बेस है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जनरल वे में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपका बना है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको बोला गया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। तो 2.7 सेंटीमीटर का पहले आप रेडियस लेके एक सर्कल बना लेंगे एंड ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ PQ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। अब आपने राउंडर में 4.5 सेंटीमीटर का लेके सर्कल पे कहीं भी आप रखे, तो मान लीजिए इस यहाँ पर आपने राउंडर का पॉइंट रखा और यहाँ पे कट लगाया, तो जहाँ कट लगाया वो आपका पॉइंट Q होगा, तो आप उसको PQ को ज्वाइन कर लेंगे। देन फिर आप क्या करेंगे, अगले इसमें P को R से, और एक पॉइंट R है समझ लो सर्कल पे, उस R से पॉइंट P से और R को Q से ज्वाइन कर देंगे आप, यानी एक तरह से ट्राइंगल बन जाएगा आपका। ठीक है, आपको ये बोला गया है कि ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q विदाउट यूजिंग द सेंटर। क्योंकि आपको सेंटर का यूज नहीं करना है, इसीलिए आपको इन दो पॉइंट P और Q से टेंजेंट बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट R पे राउंडर रख के आपको एक आर्क बनाना है। जिस लेंथ का आप आर्क बनाएंगे उसी लेंथ का आर्क है ना आपको पॉइंट P पे रख के इस तरह से पूरा बनाना है। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। पॉइंट Q पे भी रखेंगे और इस तरह से आर्क बनाएंगे, जो कि थोड़ा सा सर्कल से बाहर भी निकलेगा और PQ को भी थोड़ा सा कट करेगा। देखो PQ को भी थोड़ा सा कट करेगा। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ रखेंगे, राउंडर का इस आर्क पे जिसने PQ को कट करा है, और इस आर्क को कट करेंगे ऐसे, है ना। ये जो छोटा वाला आर्क आप देख रहे हैं ना, ये वाला आर्क कैसे बना पता है, यहाँ पर राउंडर रखा गया है और इसको कट किया गया है। सेम यहाँ पर भी राउंडर को रखा गया है और इस तरह से ये आर्क बना के इसको कट किया गया है, और फिर बाद में यहाँ से एक लाइन बनाई गई जो एकदम इन दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो है ना वो लाइन जाती है। इस लाइन को LT और इसको MS नाम इन्होंने दे दिया है, और इस तरह से दो टेंजेंट आपके बन जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ड्रॉ टेंजेंट विदाउट यूजिंग द सेंटर। आपने प्रैक्टिस सेट जो 4.2 है उसमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, इसके स्टेप्स वैसे लिखने होते नहीं है, लेकिन अगर आप इसके स्टेप्स लिखना नहीं होता वैसे तो आप जैसे आपने बनाते हैं, आपको सिर्फ जो फिगर आपको जो है ड्रॉ करनी है, स्केच जो है ना इस तरह से ड्रॉ करना है और पेंसिल से ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर एक आपका जो रेडियस का है 2.7 सेंटीमीटर का और 4.5 सेंटीमीटर का आपका PQ है। बाकी सारा जो हमने प्रोसेस किया है वो आपका अंदाज़ा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक तरह के आपको फ्री के मार्क्स दिलाते हैं, तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट यूजिंग द सेंटर एंड डॉट द टेंजेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ये मेंसुरेशन से लिया गया है हमारे चैप्टर 7 से। इन द फिगर गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल
इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर दिया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका साइड 50 मीटर्स का है। कितना मीटर का? 50 मीटर्स का। तो ये भी 50 मीटर्स, ये भी 50 मीटर्स, ये भी 50 मीटर्स, ये भी 50 मीटर्स, सारे साइड्स 50 मीटर्स के होंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। इसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, है ना, मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो बीच में शेडेड रीजन जो बन रहा है इसके आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो स्क्वायर दिया गया है उसका पहले आप एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसका अगर एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, है ना। तो साइड क्या इसका? 50 मीटर्स। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 00 स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका रेडियस आपको फाइंड करना है, क्योंकि आपको देखो ये 4 जो है ना, आपको यहाँ पर सेक्टर दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 सेक्टर है। अगर इन चारों सेक्टर के मैं एरिया फाइंड कर लूँ और उसको इस स्क्वायर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मुझे फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे पास रेडियस होना बहुत ज़रूरी है। तो रेडियस मालूम करना है अगर हम मुझे सेक्टर का, तो हम यह लिखेंगे रेडियस ऑफ एनी सेक्टर। सेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं? सेंटर का नाम लिख के डैश लगाते हैं और फिर आर्क का नाम लिखते हैं, तो ए डैश एस पी। तो आप यहाँ से यहाँ तक का ये जो पहला वाला आप देख रहे हैं, है ना, इस हिस्से का अगर मैं एरिया फाइंड करूँ, है ना, तो इस हिस्से का अगर एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो इस साइड है यानी ए डी या ए बी, इसका मुझे हाफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा, यानी जो भी मुझे दिया गया है साइड 50 का मुझे हाफ करना पड़ेगा। तो 50 का हाफ कितना होता है? 25 होता है। तो 25 मीटर्स, ये समझ लो इसका क्या हो गया? रेडियस आ गया। तो देखो यहाँ पर सारे साइड का वैल्यू 50-50 है, तो सबका जो रेडियस आएगा वो 25-25 आएगा। तो यह भी 25, ये 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 भी 25, तो सारे 25-25 आ जाएंगे। तो अगर मैं किसी एक सेक्टर का अगर मैं एरिया फाइंड कर लूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो चारों सेक्टर का एरिया आ जाएगा ना, है क्या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ एक सेक्टर का मैं कोई फाइंड करता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है? θ/360 इंटू पायर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 हम यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। तो 90/360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ दिया नहीं गया है तो 22/7 रखेंगे, और रेडियस हमारे पास क्या आ गया है? 25 आ गया है, और वो भी उसका स्क्वायर, इसलिए तुमको उसको दो बार लिखेंगे, ठीक है इसको। सो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पार्ट में आपको ध्यान देना है। देखिए 0 0 कैंसिल करते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो ये 1/4 हो गया, ठीक है। ये सारे नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर यानी 625 डिवाइड बाय 7, है ना। 1/4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते तो 22 को 625 से मल्टीप्लाई करते तो ये 13,750/7 ये आता है। एक तरह से हमारा ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया है, यानी एक एरिया ऑफ सेक्टर हमारा इतना समझ लो जो है मीटर स्क्वायर इतना आ गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन मालूम करें ना हमको, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम, जो 2500 है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारा, उसमें से हम ये 1/4, वो भी कितना, चारों सेक्टर का, ये तो एक सेक्टर का है ना, ये एक सेक्टर का एरिया है, तो हमको 4 सेक्टर का एरिया इसमें से माइनस करना है, ठीक है। यानी 1/4 इंटू 13750 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2500 माइनस, तो ये जगह 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जगह 13750 डिवाइड बाय 7, ठीक है।
फिर देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 17500 माइनस 13750, ये आपका एज इट इज़ और अपॉन में 7। अब आप इसको माइनस करते हैं तो आपका आता है 3750 डिवाइड बाई 7 आता है, और जब इसको आप डिवाइड कर लेते तो आपका आता है 535.71 मीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एकदम आप उसको पूरा सॉल्व करने जाएंगे ना तो एकदम डेसिमल में आएगा, और हो सकता है कि डेसिमल में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आपको आ जाए। तो ये आपका आंसर आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर से यानी एक तरह से मेंसुरेशन से जो एरिया ऑफ सेक्टर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको है ना कुछ नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन याद रखने पड़ेंगे, किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है ना। और कभी कभार है ना पाई की वैल्यू उस हिसाब से हमको यूज़ करनी होती है, ताकि उसमें डिविजिबल नंबर अगर होंगे 7 से तो हम 22/7 यूज़ करेंगे, या फिर जो है हम ऐसा कोई नंबर है तो उसमें 3.14 यूज़ करेंगे। जैसे देखो हमने यहाँ पर है ना उसको कंप्लीट डिवाइड हम कर सकते थे, डेसिमल में नंबर हम ला सकते थे, लेकिन हमने नहीं लेकर आया। हमने 1/4 इंटू 13,750/7 पे छोड़ दिया हमने। ये एरिया ऑफ सेक्टर का एक एरिया था। फिर हमने इतने पूरे पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 4 सेक्टर है यहाँ पर, 1 2 3 4 है ना, 4 सेक्टर है। तो ये चारों सेक्टर का एरिया ये हो जाएगा। तो ये 4 देखो यहाँ पे इजीली कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 13550/7 बचा। यहाँ फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 7 से, 2500 को मल्टीप्लाई करा तो ये 17,500 आया, उसमें से ये माइनस कर लिया। तो जो नंबर हमको मिला है उसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो हमको ये मिल गया है। तो इस तरह से जो आपकी बुकलेट में जो आंसर है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है फर्स्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिगर भी बना के दिया है। देयर आर सर्कल्स हैविंग सेंटर ABC टचेस एक्सटर्नली, आप देख सकते हैं। और हर एक सर्कल का आपको रेडियस दे दिया गया है। रेडियस नहीं दिया है, रेडियस ही फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड द रेडिया ऑफ ईच सर्कल, हर सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो आपको क्या दिया है, उनके सेंटर का डिस्टेंस दिया है आपको। AB का वैल्यू जो है आपको 3 सेंटीमीटर, BC का भी 3 सेंटीमीटर, CA का आपको 4 सेंटीमीटर। यानी एक तरह से तीनों सर्कल्स जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, इनके सेंटर्स को अगर मिलाएंगे हम तो एक ट्राइंगल बनता है। उस ट्राइंगल के सारे साइड्स की वैल्यू दी गई है आपको। तो यहां पर क्या किया गया है, इसको देखिए हम कुछ इस अंदाज में सॉल्व कराते हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे, सपोज रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर A इज x। आपको जो A सेंटर वाला सर्कल है उसका रेडियस आपको x सपोज करना है इस तरह से, और जो आपका B सेंटर का रेडियस का जो है रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर B, तो इसका आपको क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 3 - x मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, 3 - x है ना, ये भी 3 - x होगा। इसी तरह से ये भी अगर x है तो ये 4 - x हो जाएगा, और ये भी 4 - x हो जाएगा, है कि नहीं। जो C सेंटर वाला सर्कल है उसका रेडियस 4 - x हो जाएगा, क्योंकि हमने A सेंटर वाले सर्कल का रेडियस को हमने x सपोज कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। AB जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक इसको अगर मैंने नाम दिया नहीं है ना बीच में, तो पूरे 3 सेंटीमीटर में से A सेंटर का रेडियस यानी x माइनस कर लेंगे तो आपको जो B सेंटर का जो रेडियस है वो आपको ये मिल जाएगा 3 - x। इसी तरह से C सेंटर का रेडियस क्या मिल जाएगा आपको, 4 - x मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया गया है, हमको जो वैल्यू दी गई है साइड्स की, उस हिसाब से B सेंटर का रेडियस यानी 3 - x और C सेंटर का रेडियस यानी 4 - x, इन दोनों को ऐड किया गया है। यानी इसको और इसको ऐड किया गया है, यानी BC का एक तरह से है ना, BC होता है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, 3 है।
तो 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या होगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स ये माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं ये स्टेप, 2x को बाजू में भेज दिया गया यहाँ पर इस तरह से ऐसे, और 7 के माइनस में 3 आ गया तो ये हो गया 4। तो 2x इज इक्वल टू 4 ऐसे लिखा है इन्होंने। देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर ले तो x का वैल्यू आपका 2 आ गया, यानी ए सेंटर का सर्कल जो है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर आ गया। अब ये x की वैल्यू हर जगह पे पुटअप कर दीजिए, 3 माइनस एक्स जो कि बी सेंटर का रेडियस था, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से सी सेंटर के सर्कल का रेडियस 4 माइनस एक्स था, तो 4 माइनस 2 यानी 2 सेंटीमीटर आ गया आपका। कितना इजीली सॉल्व हो गया ये, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आपको सिर्फ क्या दिया गया, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये गिवन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 की जगह पर ये इन्होंने यूज़ किया है, जो हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये 1 की जगह पर जो यहाँ यूज़ हो गया है उधर पे। बाकी ये लेफ्ट हैंड साइड वही है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, ये साइन बचा जो कि यहाँ लिखा है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बचा जो कि यहाँ लिखा है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 दे दिया इन्होंने, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब एज पर द गिवन रिलेशन साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा आ गई। तो यही साइन की यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया गया, और साइन का स्क्वायर इसलिए इसका भी स्क्वायर। तो ये साइन कॉस का स्क्वायर यानी क्या हो गया, कॉस पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा ये, यानी कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 1। और ये साइन की यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा, इसीलिए आपका इजीली आ जाएगा। अगर मैं इसको लिख कर आपको बताऊं इस तरीके से, चलिए देखते हैं, है ना। देखिए जैसे बोला गया हमको कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 दिया गया है, लेकिन 1 क्या होता है, ये 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 होता है ना, 1 का मतलब तो यही होता है। तो हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा एज इट इज रखेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रखेंगे, ये 1 की जगह पे हम ये डाल देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी स्टेटमेंट में जो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके चला ना, यही जो है ना हम लेके चलेंगे यहाँ पर, यहाँ तो हमको ये मिल जाएगा। देखो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पूरा लेके चल रहे हैं हम यहाँ तक। तो साइन की यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि साइन की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारी आ चुकी है। तो वो देखो वही हमने यहाँ पे पुटअप किया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर यानी कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 1, और यही लाना था हमको। देखो आ गया हमारा, ठीक है, देखो यही लाना था ना हमको, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर एंड होता है। और आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन जो है इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लॉजिकल आपको जो है इसके रीज़न समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहाँ कैसे यूज़ होती है ना। एक 1 की जगह पे देखो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ की, तो हमको साइन की वैल्यू मिल गई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को हमने वापस पुटअप किया हमारे गिवन लाइन में, तो हमको जो शो दैट वाला जो स्टेटमेंट है वो हमको मिल गया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा मार्च 2020 का
ज्योमेट्री का जो हॉट सॉल्यूशंस है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ये जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ये अंडरस्टूड हुआ होगा, समझ में आया होगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट वीडियो पे बने रहने के लिए, यानी अगले और चैलेंजिंग क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।